हम्म। तो अभी तक लास्ट चैप्टर हमने क्या देखा था कि मेरा अर्ली वैदिक पीरियड था। तो अर्ली वैदिक पीरियड के अंदर क्या था कि कोई भी हमारा मतलब एक तरह से बड़ा किंगडम नहीं था। लोग जो थे बहुत सारे ट्राइबल्स ग्रुप में मतलब डिवाइड थे, ठीक है। वो ट्राइबल्स ग्रुप आपस में मिलकर डिसीजन लेते थे, ठीक है। कोई परमानेंट राजा नहीं होता था, ठीक है। वो मतलब जो एक टाइप से सभा था ना, जो लोगों का ग्रुप था, ठीक। इवन आज के टाइम में भी क्या होता है, जो मेरा ट्राइबल सोसाइटी होता है ना, वहाँ पे सब रीजन जो होता है ग्रुप एक साथ लेता है। तो वहाँ पे कोई ऐसा सोशल हायरार्की नहीं होता है ज्यादा, जितना ज्यादा हमारे सोसाइटी में देखा जाता है। कहीं ना कहीं लोग इक्वल होते हैं ट्राइबल सोसाइटी के अंदर, ठीक है। तो अर्ली वैदिक पीरियड के अंदर क्या था कि ट्राइबल्स जो सोसाइटी था मेरा, ठीक। तो वहाँ पे सब रीजन कौन लेता था, सभा लेता था, ठीक है। मतलब लोगों का ग्रुप लेता था, ठीक। वही डिसाइड करता था क्या करना है नहीं करना है, ठीक है। तो उनमें से किसी को एक को इलेक्ट कर देता था एक टाइप से राजा बोल के, या फिर ट्राइबल चीफ बोल के, ठीक है। लेकिन चीफ वो होता था, लेकिन अल्टीमेटली जो रेगुलेशन का पावर होता था वो सभा के पास होता था, ठीक है। लोग बाद में थोड़ा सा टैक्स उसको देते थे, लेकिन बाद में क्या होता है, लेटर विद पीरियड आते आते क्या होता है मेरा, कि ये जो राजा का जो स्टेटस होता है कहीं ना कहीं मजबूत हो जाता है, और ये सभा जो होता है कहीं ना कहीं क्या होता है, वीक हो जाता है, ठीक है। क्लियर। उसके बाद क्या होता है, थोड़ा जो टेरिटरी का साइज होता है, थोड़ा वॉर वॉर लड़के लोग एक्सपेंड कर लेते हैं, ठीक। इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करते हुए क्या होता है कि जो टेरिटरी एक्सपेंशन और बड़ा हो जाता है, ठीक है। राजा और पावरफुल हो जाता है और सेंट्रलाइज हो जाता है। तो क्या होता है, बहुत सारा जनपदाज बनता है मेरा, ठीक है। बहुत सारा जनपदाज बनता है। फिर टेरिटरी एरिया क्या होता है, ये जनपदाज बहुत सारे जो बनते हैं उनके बीच में फिर स्ट्रगल होता है, ठीक है। उनमें से क्या होता है, स्ट्रगल होते होते क्या होता है कि ये लोग आपस में कंबाइन करके या फिर एक दूसरे को जीत जीत के क्या होता है, 16 महाजनपदा बनाते हैं, ठीक ना। महाजनपदाज बनता है मेरा। मतलब जनपदाज से ही बड़ा टेरिटरी इनका होता है, नाम में ही पता है, महाजनपदाज। क्लियर। तो टोटल 16 महाजनपदाज मेरा होता है, ठीक है। फिर ये जो 16 टीम जो जीत के आए ना अभी तक, ठीक है, ये क्वालिफाइंग मैच खेला, ठीक। क्वालिफाइंग मैच में सिलेक्ट होने के बाद जो 16 टीम आए निकल के मेरा यहाँ पर, ठीक है। इन 16 टीम के बीच में बाद में स्ट्रगल होता है, ठीक है। मैच स्टार्ट होता है, वर्ल्ड कप स्टार्ट होता है, और फाइनली मगध जो होता है ना इन 16 टीम में से, ठीक है, मगध जो होता है वो फाइनली वर्ल्ड कप जीत जाता है और अपना मगध एम्पायर स्टैब्लिश करता है। थोड़ी समझ में आया? फिर से समझो। जैसे आज के टाइम में क्या है, लगभग 200 कंट्री है, ठीक है। 200 कंट्री के बीच में मैच हुआ, ठीक है। तो मान लो कि 50 कंट्री उसमें से जीते, ठीक है। 50 कंट्री जीते। उसमें से क्या होगा कि 20 कंट्री, मतलब मान लो 20 कंट्री के बीच में वर्ल्ड कप में सेलेक्ट हो गए 20 कंट्री, ठीक है। इस 20 कंट्री के बीच में मैच स्टार्ट होगा। उस बीच में से एक फाइनल जीतेगा। क्लियर है? तो सेम चीज लगभग यहाँ पर भी था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि सब निकलेगा, सब अपना टेरिटरी फिक्स है, बट यहाँ पे टेरिटरी फिक्स नहीं होता था। जो जीतता था वो दूसरे के टेरिटरी पे, हारने वाले के टेरिटरी पे अपना रूल स्टैब्लिश कर लेता था। क्लियर। तो जो छोटा मोटा ट्राइबल सोसाइटी था वो एक्सपैंड हुआ, एक्सपैंड होकर टेरिटरी बना, किंगडम बना। फिर वो किंगडम और एक्सपैंड हुआ, ठीक ना। एक दूसरे का छीना झपटा किया। तो वो जाके जनपदास बना, ठीक है। क्योंकि सिंपल सा बात है ना, लैंड तो उतना ही है। अगर मान लो किसी एक का एरिया बढ़ रहा है तो एरिया तभी बढ़ेगा ना किसी एक का, जब दूसरे का घटेगा। क्लियर है? क्योंकि अगर मान लो कि मेरा घर यहाँ पर है, ठीक है। मान लो कि मेरा घर यहाँ पर है, ठीक है। अगर मेरे को घर, अपने घर को बड़ा बनाना है, तो मेरे को पड़ोसी के घर का तो दीवार तोड़ के उसको अपने घर में शामिल करना पड़ेगा ना, उसके एरिया को। तो तभी तो मेरा घर बड़ा हो पाएगा, वरना बड़ा कैसे हो पाएगा। हम्म। और बड़ा हुआ तो क्या हुआ कि उनके बीच में जनपदाज बना, जनपदाज और बड़ा हुआ तो क्या हुआ, वो महाजनपदा बना। तो फाइनली 16 महाजनपदाज होते हैं मेरे, थे मेरे। उन 16 में से फाइनली एक जो होता है पावरफुल इमर्ज होके आता है, जो कि पूरे 16 के एरिया पे कैप्चर कर लेता है बाद में। तो देखते हैं अब यहाँ पे। तो स्टार्टिंग में क्या था कि जो ग्रुप था वो जना, लोगों का जो ग्रुप था, जन, जैसे आज बोलते हैं जन गण मन में, जन जो होता है लोगों को कहा जाता है, ठीक है। तो लोगों का जो ग्रुप था उसको जना कहते थे। वो जना जो होता था वो फिर राजा को इलेक्ट करता था, किसमें, अर्ली वैदिक टाइम में। Jana were probably chosen by the Jana Raja, the people. But around 3000 years ago, we find some changes taking place in the way in which Rajas were chosen. Some men now become recognized as Rajas by performing very big sacrifices. ठीक है, मतलब वही कि मैं राजा घोषित करता हूँ खुद को, अगर किसी में है तो आप मेरे को रोक ले, तो उससे मुझे युद्ध करना पड़ेगा। अगर हरा दिया तो ठीक है, वो राजा बन जाएगा, वरना मैं राजा बन जाऊंगा। तो बहुत लोग चैलेंज नहीं करते थे किसी उसको, जो चैलेंज करते थे उनके साथ युद्ध होता था।
वो युद्ध में हारते से जो जीतता था वो एरिया उसका हो जाता था। या फिर अश्वमेधा भी था कि अपना घोड़ा को छोड़ दो, जहां तक घोड़ा जाएगा वो एरिया तुम्हारा, बीच में किसी को घोड़ा को रोका तो उसके साथ तुम लड़ाई करो। Ashwamedha, or horse sacrifice was one such rituals. A horse was let loose to wander loosely, and it was guarded by the Raja's men. If the horse wandered into the kingdom or other Rajas and they stopped it, they had to fight. If they allowed the horse to pass, it meant that they accepted that the Raja who wanted to perform the sacrifice was stronger than him. जैसे मान लिया जाए कि मेरे पास एक मान लो कि पैथेटिक एग्जांपल, मान लो मेरे पास एक बिल्ली है, कैट है, ठीक है? तो मैंने ये बोल दिया कि कैट जहाँ तक जाएगी वो एरिया मेरा, ठीक है? तो मान लो कि अ, किसी के मेरा एक पड़ोसी ए, बी, सी, डी, मान लो ए है, बी है, सी है। मान लो सबके घर में ये जा रहा है, ठीक है? तो मतलब क्या, अगर मान लो कि मेरा जो बिल्ली है मैंने छोड़ा, ठीक है? मान लो ए के घर में गया, ठीक? ए ने उसको पास होने दिया, तो इसका मतलब मैं क्या मानूँगा? ए ने एक्सेप्ट कर लिया कि भैया ठीक है, मैं आपका रूल एस्टेब्लिश करता हूँ, एक्सेप्ट करता हूँ आपके रूल को, आपके अंडर में रह के काम करूँगा, ठीक है? अगर बी ने भी पास होने दिया, तो इसका मतलब क्या, बी ने भी एक्सेप्ट कर लिया मेरे रूल को, ठीक? तो ये लोग अब राजा कहलाएगा और मैं कहलाऊंगा क्या, सम्राट या चक्रवर्ती राजा। क्लियर? अगर मान लो सी ने रोक लिया उसको, इसका मतलब क्या कि सी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है मेरे रूल को, ठीक है? तो क्या करूंगा, मैं सी पे अटैक करूंगा और फिर अपना जीतूंगा, तो एरिया मेरा हो गया, ठीक है? अब ये क्या था पता नहीं, आज के टाइम में ऐसा कोई करेगा तो उसे गुंडे ही कहेंगे, एक्सटॉर्शन कहेंगे, ठीक है? अवैध कब्जा करना कहेंगे। इसलिए बोलते हैं ना कि अभी के पैरामीटर के हिसाब से हम लोग पास्ट को जज नहीं कर सकते। प्रॉब्लम ये हो जाता है ना, अगर अभी प्रेजेंट के मोरालिटी के हिसाब से अगर जज करना स्टार्ट करेंगे पास्ट को, तो फिर कोई भी सही नहीं है। हाँ, तो राजा वाज अ सेंट्रल फिगर इन देयर रिचुअल्स। अदर राजाज वेयर सिंपली स्पेक्टेटर्स, और सब भी राजा आते थे जो उसके प्रति समर्पित हो जाते थे या एक्सेप्ट करते थे, ठीक है भैया आप ही महान हो, हम अपने आपके अंदर में रह के हम काम करना स्टार्ट करते थे, तो इस टाइप से समथिंग। ऑर्डिनरी पीपल अपना गिफ्ट वगैरह लाके उसको देते थे। ऑर्डिनरी पीपल द विश और विषयाज हु ब्रॉट गिफ्ट। तो अब देखो यहाँ पे क्या होता है, यूपीएससी कहाँ परेशान कर सकता है, ये टर्म दे देगा, विषयास क्या था, ठीक ना? इन एंशिएंट हिस्ट्री विषयास रिलेटेड टू डैश 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 करके दे देगा। तो याद क्या रखना, ये ऑर्डिनरी पीपल के लोग, जो लोग थे, नॉर्मल लोग, उसको हम लोग कहते थे विषयास। सम पीपल सच एज, so some people such as those who were regarded as Sudras by the priest were excluded from the many rituals, ठीक है? तो मैंने क्या बताया था कि जो सोसाइटी में चार पार्ट में डिवाइड था ना, ब्राह्मण्स हो गया, क्षत्रियस हो गया, ठीक, वैश्य हो गया, शूद्र हो गया। शूद्रा के अंदर क्या था, जो वर्कर्स होते थे वो भी शूद्रा कहलाते थे, जो फार्मर्स होते थे वो भी शूद्रा के अंदर आते थे। ब्राह्मण्स के अंदर तो वो हो गया पूजा पाठ करने वाले लोग, क्षत्रिय के अंदर मेनली वही राज करने वाले लोग, ठीक है? वैश्याज में लिखा हो गया कि वो जो ट्रेडिंग कम्युनिटी हो गया वो, ठीक है? अब बचा मेरा शूद्राज। शूद्रा में वर्कर्स भी आते थे, फार्मर्स भी आते थे, ठीक है? नॉर्मली जो ट्रेडिंग छोटा मोटा करता है बंजारा टाइप का, वो लोग भी आते थे, और प्लस ये जो आर्मी के अंदर जो जवान वगैरह आते हैं वही तो फार्मिंग फैमिली से ही आते थे ना, तो वो भी शूद्रा के अंदर में ही आते थे, ठीक है? तो इसका मतलब क्या बोल सकते हैं क्या, कि सोसाइटी का नहीं भी तो कम से कम अभी, अगर आज के टाइम में इतना डेवलपमेंट होने के बाद, टर्सरी सेक्टर आने के बाद, सब कुछ होने के बाद, अगर आज के टाइम में 70% पीपल डायरेक्टली अगर डिपेंड कर रहा है एग्रीकल्चर के ऊपर, तो उससे मान के चल सकते हैं कि सोसाइटी का लगभग नहीं भी तो 80% जो पार्ट है, ठीक है? 80% पार्ट, मोर देन 80% पार्ट जो था वो शूद्रास में आता था, ठीक है? इसके बाहर भी लोग होते थे जो कि ये वर्ना सिस्टम का पार्ट नहीं थे, जैसे एग्जांपल अनटचेबल्स, तो वो वर्ना सिस्टम के बाहर बाहर उनको माना जाता था। क्योंकि देखो ये जो वर्ना सिस्टम बात कर रहे हैं ना, तो वो कहाँ तक लिमिट था, वो जो आर्यंस का जो एरिया था ना मेरा, ठीक है? वो इस एरिया के अंदर जो लोग थे ना, उसी को डिवाइड किया गया था इन 4 पार्ट के अंदर। बाकी जो इसका टेरिटरी के बाहर जो लोग थे, वो अपना वो इस सिस्टम के बाहर थे। क्लियर है? तो इसलिए ये क्या है कि जो वर्ना सिस्टम था मेरा, वो ऑल इंडिया लेवल पर नहीं था वर्ना सिस्टम। वो जो वर्ना सिस्टम था मेरा, क्या इंडिया के एक पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पर आर्यंस का रूल हुआ था, वहाँ तक ही लिमिटेड था। क्लियर है? हुँ। तो वही बोला कि 80% लोग सुधरा जाते थे आर्यंस एरिया के अंदर, बट उनको किसी भी टाइप के सोशल लाइफ से एक्सक्लूड किया हुआ था, ठीक है? और बाकी जो 20% लोग बचे, उसके अंदर भी मान सकते हैं क्या, जो फीमेल थी वो तो एक्सक्लूड थे ही। अ, हुँ।
वर्नास। देयर वर सेवरल डिफरेंट ग्रुप्स इन सोसाइटी एट दैट टाइम, जैसे प्रीस्ट हो गए, वॉरियर्स हो गए, फार्मर हो गए, हर्डर हो गए, ट्रेडर्स हो गए, क्राफ्ट पीपल हो गए, लेबरर हो गए, फिशर्स हो गए, ये सब चीज थे। तो प्रीस्ट डिवाइडेड पीपल इनटू 4 ग्रुप्स। ठीक है, तो ये मेनली जो सोसाइटी के अंदर ब्राह्मण थे, ये मेनली देखो वर्ना सिस्टम एस्टेब्लिश क्यों हुआ, क्योंकि क्या था कि जैसे अपना सुप्रीमेसी को प्रमोट किया जा सके, मेंटेन किया जा सके अपने रेस को, अपना मतलब जो सुपीरियरिटी होता है, ठीक है, उसको। तो सिंपल सा बात है ना कि अगर मेरे को अपना मान लो कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक ना, अगर वो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये चाह रहा है कि नहीं मेरा जो एक टाइप से जो पोजीशन है वो स्ट्रांग रहे, इंपॉर्टेंट रहे, तो उसको क्या करना पड़ेगा, सिंपली ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड करना पड़ेगा और लोगों को अपने नीचे रखना पड़ेगा, ठीक है, जिससे कि वो आराम से उनके ऊपर कंट्रोल कर पाए लाइफ के ऊपर। तो priest divided people into 4 groups called varna. According to them, each varna had a different set of functions. ठीक है, और उसको किसी रिलीजियस चीज से जोड़ दो कि ये भगवान के सर से आए, ये लोग भगवान के पाँव से आए, भगवान के वो हाथों से आए, इस तरह से जोड़ दो। तो फर्स्ट varna was that of the Brahmins. Brahmins were expected to study and teach the Veda, perform sacrifice and receive gift. तो ब्राह्मण जो था उनका क्या काम था, मतलब पढ़ना पढ़ाना, ठीक है, पूजा पाठ करवाना और गिफ्ट लेना। सेकंड प्लेस पे थे रूलर्स, जिसको क्षत्रिय कहते थे हम लोग, ठीक है, उनका मेन काम क्या था, लोगों का रक्षा करना और बैटल में लड़ना। थर्ड कौन था हमारा, वैश्यास या विश्यास, इसका मेन क्या काम था, वो फार्मर्स होते थे, ट्रेडर्स होते थे, हर्डर्स होते थे, ठीक है। स्टार्टिंग में अर्ली वैदिक पीरियड में यही तीन था, ठीक है, बाद में शूद्रा जो होता है वो मेरा लेटर वैदिक पीरियड में आ जाता है, ठीक है। तो सोसाइटी के अंदर जो भी सोशल इल्स हम लोग देखते हैं ना, वो मेरा लेटर वैदिक पीरियड में ही आ जाता है, चाहे वो ये कास्ट सिस्टम या वर्ना सिस्टम के अंदर अनटचेबल्स का हो प्रॉब्लम, शूद्रस का प्रॉब्लम हो, चाहे सती सिस्टम हो, ठीक है, चाहे चाइल्ड मैरिज हो, ठीक है, या वुमेन्स को ये एक्सक्लूड करना पब्लिक लाइफ से, वो सब मेरा लेटर वैदिक पीरियड में आ जाता है। Last were the Sudras, who had to receive, who had to serve the other 3 groups and could not perform any ritual. तो शूद्रास थे, मतलब 80% ऑफ द पीपल इन सोसाइटी जो थे, ठीक है, उनका क्या काम था, बाकी जो 20% है उनको सर्व करना, और उन 80% लोगों के पास असेंबली में जाने का अधिकार नहीं था, ठीक है, कोई रिचुअल्स फॉलो करने का अधिकार नहीं था, पूजा पाठ वो लोग नहीं कर सकते थे, ठीक। और ऐसा नहीं कि ये सिर्फ 80 सूदरास तक ही था, इवन बाकी का जो 3 ग्रुप था ना, उसके अंदर में भी क्या था, वुमेन्स जो थे उनके पास भी राइट्स नहीं था। ये देखो, बोथ वुमेन एंड शूद्रास बोथ वुमेन एंड शूद्रास वेर नॉट अलाउड टू स्टडी द वेदा। उनको स्टडी करने का भी हक नहीं था और सुनने का भी हक नहीं था। दीज ग्रुप्स वेर डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द बर्थ। लेटर दे क्लासिफाइड सम पीपल एंड अनटचेबल्स, बाद में अनटचेबल्स में इंक्लूड हो जाता है, जैसे क्या बोला मैंने, लेटर वैदिक पीरियड के टाइम में। लेकिन अनटचेबल जो होते हैं वो मेरा वर्ण सिस्टम के बाहर के लोग हैं। दिस इंक्लूडेड सम क्राफ्ट पीपल, जैसे हंटर्स हो गए, ठीक है, गैदरर्स हो गए, इनको अनटचेबल्स माना जाता था। वैसे लोग जो कि एनिमल्स रिमेन्स को साफ सफाई करते हैं, ठीक, उनको माना जाता था। एज वेल एज द पीपल हु हेल्प परफॉर्म ब्यूरियल्स एंड क्रिमिनल्स, जो कि मतलब डेड बॉडी को दफनाने वफनाने में काम करते थे, उनको एक तरह से अनटचेबल्स माना जाता था। द प्रीस्ट सेड दैट कॉन्टेक्ट विद दिस ग्रुप्स वाज पॉल्यूटिंग। तो जो प्रीस्ट थे, ठीक ना, जो ब्राह्मण से, उनका ये कहना था इन लोगों का कांटेक्ट में आने से भी हम लोग पॉल्यूटेड हो जाएंगे, इम्प्योर हो जाएंगे। Many people did not accept the system of varna laid down by the Brahmins. तो ऐसा नहीं कि पूरा सोसाइटी, जैसे मैंने क्या बोला कि जो वर्ना सिस्टम था मेरा, वो क्या क्या तक था, वो गंगा वैली के आसपास तक ही लिमिटेड था, ठीक है। ये अपना बिहार का एरिया, यूपी का एरिया, बंगाल का एरिया और साउथ का एरिया, पूरा वो वर्ना सिस्टम के बाहर का एरिया था, ठीक। इसलिए ये बोलना कि इंडिया के अंदर वर्ना सिस्टम था, ये बिल्कुल गलत है। इंडिया के अंदर नहीं था, वो नॉर्थ इंडिया के अंदर था वर्ना सिस्टम, जो आर्यंस के कंट्रोल में था। इवन उनके अंदर भी क्या था, सब लोग उसमें डिवाइड नहीं था, बहुत लोगों ने उसको डिनाई कर दिया था। तो बहुत सारा मल्टीपल फेथ था, ठीक है, ऐसा नहीं कि कोई एक ही फेथ था। इवन आर्यंस के अंदर में भी सिर्फ ये वर्ना सिस्टम भी नहीं था, उनके अंदर भी बहुत सारा फेथ होता है। हाँ, तो मेनी पीपल डिड नॉट एक्सेप्ट द सिस्टम ऑफ वर्ना लेड डाउन बाय द ब्राह्मण्स। सम किंग थॉट दैट दे वे सुपीरियर टू द प्रीस्ट, ठीक है, तो कुछ राजा थे, उनको लगता था वो बड़े हैं उनसे। अदर्स फील दैट बर्थ कुड नॉट बी द बेसिस ऑफ डिसाइडिंग विच वर्ना पीपल बिलोंग। तो कुछ का ये मानना था कि नहीं, बर्थ के हिसाब से हम लोग डिसाइड नहीं कर सकते कौन किस वर्ना में आता है मेरा। सम पीपल फेल्ट दैट देयर शुड बी नो डिफरेंसेस अमंग पीपल बेस्ड ऑन ऑक्यूपेशन। तो कुछ को लगता है डिफरेंस नहीं होना चाहिए। फेल्ट दैट एवरीबॉडी, कुछ को ये लगता था कि भैया रिचुअल्स करने का अधिकार तो सबके पास है। तो कुछ लोगों ने अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस को भी कंडेम किया था। तो मतलब क्या कि ऐसा नहीं कि सब लोग एक ही फ्लो में करते, उस टाइम में भी लोगों ने उसको कंडेम किया था, उसके खिलाफ में मतलब कैसे बोला था। लेकिन उस समय ये होता था कि भैया आपने बोला तो वही आपको पब्लिकली ह्यूमिलेट करके कि मतलब जला वला दिया था, जो भी चीज हुआ, ठीक है ना। वेस्टर्न कंट्री में तो ज्यादा होता था ये चीज।
There were many areas in the subcontinent, such as Northeast, where social and economic differences were not very sharp and where the influence of the priest was limited. तो मैंने क्या बताया ना, वही चीज़ यहाँ पे लिखा है क्या, कि वो जो वर्ना सिस्टम था, वो क्या था कि वही एरिया तक लिमिटेड था जहाँ पे आर्यंस का कंट्रोल था, मतलब गंगा वैली के आसपास का एरिया, पंजाब का, यूपी का, ठीक है, दिल्ली का एरिया, यहाँ तक का। लेकिन बाकी एरिया में क्या था कि उनका अलग सिस्टम चल रहा था। कभी भी इंडिया का टोटल एरिया के अंदर एक सिस्टम नहीं था। हमने क्या देखा था इंडस वैली के टाइम में, जो मेरा पोएट्री था वो कैसा था? रेड एंड ब्लैक पॉटरी था ना, कल देखा था ना हमने। इंडस वैली के टाइम में जो मेरा पॉटरी था वो कैसा था? रेड एंड ब्लैक पॉटरी सिस्टम था। उस टाइम में क्या, उसी टाइप का क्या होता है कि मेरा जनपदास के टाइम में, ठीक है, जो कल्चर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, पेंटेड ग्रे वेयर कल्चर। क्लियर है? एक बार आ चुका था मैच द फॉलोइंग करके क्वेश्चन। यहाँ तक क्लियर है सब कुछ? हालांकि मैंने बोला था कि मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, बिकॉज हम लोग रिवाइज कर रहे हैं एक टाइप से, ठीक है, लेकिन फिर भी मजा नहीं आता बिना एक्सप्लेन किए ना, क्योंकि फिर इनकम्प्लीट टाइप का लगता है। खैर हाँ, तो द राजाज हु परफॉर्म दिस बिग सेक्रीफाइसेस वेर नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज द राजा ऑफ जनपदास, ठीक है। तो जो जो लोग जनास थे, राजा थे, छोटे मोटे राजा, चिंटू पिंटू टाइप के, ठीक है। अब क्या हुआ, उन्होंने सेक्रीफाइस किया, अपने एरिया को एक्सपेंड किया, वो लोग क्या जनपदास कहलाने लगे, ठीक है। फिर ये लोग अपने एरिया को एक्सपेंड करेंगे तो महाजनपदास बन जाएंगे, बड़ा बड़ा एरिया। पीपल लिव इन हट एंड कीप कैटल एज वेल एज अदर एनिमल। खेती वेती भी करते थे, राइस वगैरह उगाते थे, ये सब चीजें। स्पेशल टाइप ऑफ पॉटरी जो मैंने बताया क्या, कि जनपदास के टाइम में क्या होता है, इंडस वैली जो सिविलाइजेशन था उसका जो कल्चर क्या था मेरा, रेड एंड ब्लैक पॉटरी। और जो मेरा ये जनपदास के टाइम में जो कल्चर आ जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग पेंटेड ग्रे वेयर। मगध के टाइम में भी एक आएगा मेरा, तो वो हम लोग वहां देख लेंगे। तो ये तीन चीज याद करना पड़ेगा, दो भी याद रहेगा तो अपना एमसीक्यू में काम चल जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं महाजनपदास। About 2500 years ago, ठीक है, some जनपदास became more important than others and were known as महाजनपदास, ठीक है। अब देखो महाजनपद मैंने क्या बोला, 16 महाजनपदास है मेरे, ठीक है। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि सबका राजा होता था, वो आपस में रूल करता था, ठीक है, लेकिन क्या होता था, ये जो 16 महाजनपदास थे ना, इनमें दो टाइप का मेनली अगर देखा जाए तो दो टाइप का सिस्टम होता था। एक क्या, एक होता था सेंट्रलाइज सिस्टम, एक होता था रिपब्लिक सिस्टम। मतलब क्या, कि एक राजा ने बहुत सारा एरिया जीत के, ठीक है, अकेले अपना एक महाजनपद स्टैब्लिश कर लिया, ठीक है, क्लियर। दूसरा क्या था, रिपब्लिक में क्या होता था, बहुत सारे छोटे छोटे जो जनपदास होते थे ना, उन्होंने आपस में आके वॉलेंटरी डिसाइड किया कि भैया हम लोग अपना जो रिसोर्सेज होता है उसको पूल करके एक बड़ा स्टेट बनाते हैं हम लोग। क्लियर है? जैसे एग्जांपल ले लिया जाए इंडिया का, इंडिया और यूएसए का। तो इंडिया में लिखा हुआ, हमने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, कॉन्स्टिट्यूशन में हमने लिख दिया क्या, कि जो भी एरिया था पहले ब्रिटिश के अंदर वो सब के सब हमारा हो गया, ठीक है। एक सेंट्रलाइज हमने यूनिटरी सिस्टम सेंट्रलाइज बना लिया हम लोगों ने। यूएसए में क्या हुआ, यूएसए में क्या हुआ था कि आफ्टर उनका इंडिपेंडेंस के बाद क्या था कि बाकी जो स्टेट्स थे ना, टोटल उस समय 13 स्टेट्स थे, तो उन्होंने क्या डिसाइड किया था, अभी के टाइम में 51 है, उन्होंने क्या डिसाइड किया था, आपस में ट्रीटी साइन किया था क्या, कि हम लोग अपना मर्जी से आके, ठीक है, आपस में मिलके यूएसए बना रहे हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बना रहे हैं। क्लियर है? तो वहां पे जैसे इंडिया में तो ऐसा नहीं था ना, 500 स्टेट्स ने आपस में मिलकर डिसाइड किया कि नहीं, हम लोग मिलकर डिसाइड करते हैं कि हाँ मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, ऐसा तो था नहीं। हम लोगों ने पहले इस कंट्री बना लिया, फिर बाद में उनको इन्वॉल्व किया। लेकिन यूएसए में ऐसा नहीं था, यूएसए में छोटा छोटा स्टेट्स था, वो सारे स्टेट्स आपस में आकर उन्होंने एक यूएसए बनाया। क्लियर है? तो सेम यहाँ पर भी सिस्टम था मेरा, महाजनपद के अंदर में भी दो टाइप का सिस्टम था मेरा। एक था सेंट्रलाइज सिस्टम जहाँ पे राजा ही सब कुछ था, एक सिंगल राजा अपना मंत्री के साथ रूल करता था। एक था मेरा रिपब्लिक, जिसमें क्या होता था कि बहुत सारे राजा लोग मिलकर डिसाइड करके उन्होंने अपना एक महाजनपद बनाया हुआ था, ठीक है। इन्हीं इन्हीं कुछ रिपब्लिक में से एक रिपब्लिक मेरा क्या था, विज्जी, ठीक है, ये रहा विज्जी और वैशाली, ठीक है। इसी रिपब्लिक में से क्या था कि गौतम बुद्धा और जो मेरा गौतम बुद्ध थे और महावीर जैन जो थे, ठीक है, वो दोनों के दोनों जो थे, इन्हीं रिपब्लिक टाइप का जो मतलब सिस्टम था या महाजनपद था, वहां से निकल के आए थे। क्लियर है यहाँ तक स्टोरी? ठीक है, तो आगे देखते हैं फिर। मोस्ट महाजनपदास हैड ए कैपिटल सिटी, ठीक है, क्योंकि बड़ा हो गया था तो एक कैपिटल सिटी चाहिए, एक एडमिनिस्ट्रेशन सेंटर चाहिए, ठीक है, जहाँ पे राजा बैठ सके। तो मोस्ट महाजनपदास हैड ए कैपिटल सिटी, मेनी ऑफ दिस वेर फोर्टिफाइड, दिस मीन्स दैट ह्यूज वॉल ऑफ मतलब आसपास फोर्टिफाइड भी किया गया था, ठीक है उसको।
सिटी को। तो ये मेनली रहा मेरा कहाँ-कहाँ देखो। मैंने क्या बोला था, आर्यन कल्चर क्या था, नॉर्थ तक ही लिमिटेड था मेरा, ठीक है? तो देखो यहाँ पर जितना भी महाजनपद है, ठीक है? सब नॉर्थ इंडिया में ही है अप्रॉक्स। ये गांधारा हो गया, ये तक्षशिला हो गया, ये कुरु हो गया, जिसका राजधानी था क्या? हस्तिनापुर। पांचाला हो गया, कोशला हो गया, वैशाली है, वज्जी है, अंगा है, मगध है, राजगिरा है, कौशाम्बी है, उज्जैनी है, ठीक है? तो सब नॉर्थ इंडिया में ही है। यही इसी एरिया के आसपास आर्यन कल्चर भी फैला हुआ था। बाकी जो एरिया थे वो आर्यन कल्चर के बाहर थे, जिसको एज अ एनिमी ट्रीट करते थे वो लोग। तो जो फोर्ट वगैरह बनाया गया था, ठीक है, महाराष्ट्र पास के कैपिटल के आसपास, तो फोर्ट वेयर प्रॉब्ली बिल्ट बिकॉज पीपल वेयर अफ्रेड ऑफ अटैक्स। क्योंकि नॉर्मल सा बात है ना कि जो जना से जनपदा बना, जनपदा से महाजनपदा बना, तो कैसे बना? एक दूसरे से लड़के ही बना, एक दूसरे पे अटैक करके ही बना, ठीक है? तो इन फ्यूचर अटैक से बचा जा सके, इसलिए उन्होंने फोर्टिफाइड किया। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ वेस्ट वेस्ट एशिया के लोगों ने ही अटैक किया हमारे ऊपर, ठीक है? हमारे खुद के जो का इंडिया, क्योंकि इंडिया कोई स्टेट कंट्री नहीं था ना पहले, छोटा छोटा पार्ट में डिवाइड है टेरिटरी के अंदर। सब ही जो राजा थे उनका एम एक ही मोटिव था, क्या? अपने टेरिटरी को बढ़ाना। तो वो कैसे बढ़ा सकते हैं भैया? दूसरे के साथ लड़ेंगे, उनका जमीन एक्वायर करेंगे, तभी तो मेरा टेरिटरी बढ़ेगा। तो सबने सब पे अटैक किया। तो सिर्फ बाहर वालों को मत ब्लेम करो कि उन्होंने हम पे अटैक किया। हमने खुद, हमारे खुद के कंट्री के अंदर जो इतने सारे टेरिटरी थे, मतलब किंगडम्स थे, उन्होंने भी आपस में खुद पे अटैक किया, तोड़फोड़ तबाही मचाया, लोगों को मारा। The forts were probably built because people were afraid of attacks from other kings and needed protection. ठीक है? Some rulers wanted to show how rich and powerful they were. तो मेनली क्या था कि जो फोर्ट बनाया जाता था उसका मेन मोटिव क्या होता था? सेफ्टी ऑफ पीपल, ठीक है? सिक्योरिटी, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ पीपल, ठीक? अपना वेल्थ का शो ऑफ करना, सजावट के लिए कि देखो मैं कितना, मतलब मेरा सिटी कितना इलेबोरेटेड है, मेरे पास कितना पावरफुल किंग हूं मैं, ठीक है? ये सब चीज दिखाना। उसके बाद क्या होता है, दूसरा चीज क्या? टैक्सेशन पर्पस के लिए, कंट्रोल के लिए। क्यों? क्योंकि जो फोर्ट के अंदर जो लोग रह रहा है ना, उनका लाइफ के ऊपर कंट्रोल करना, ठीक है, वो ज्यादा इजी होता है एज कम्पेयर टू जो फोर्ट के बाहर लोग रह रहा है। तो लैंड एंड द पीपल लिविंग इनसाइड द फोर्ट एरिया could be controlled more easily by the king. Building such huge wall require a great deal of planning. तो मतलब इसके लिए पैसा चाहिए, तो पैसा कैसे आएगा? टैक्सेस बढ़ाओ लोगों के ऊपर। तो टैक्सेस कैसे बढ़ सकता है भैया? एग्रीकल्चर से है उस टाइम में। तो एग्रीकल्चर के ऊपर टैक्सेस बढ़ाना स्टार्ट किया, मतलब क्या? अल्टीमेटली सोसाइटी में कुछ भी डेवलपमेंट हुआ, कुछ भी बिल्डिंग बना, तो अल्टीमेटली बर्डन किसके ऊपर आया? फार्मर्स के ऊपर आया, उनका टैक्सेस बढ़ा, चाहे रूरल्स कोई भी हो, ठीक है? रूरल्स कोई भी हो, चाहे वो वॉर लड़ रहा हो, चाहे कुछ बना रहा हो, तो अल्टीमेटली सारा पैसा या रिसोर्सेज कहाँ से आ रहा है? फार्मर्स से आ रहा है। तो फार्मर्स के ऊपर टैक्स बढ़ा के, इवन कुछ-कुछ रूरल्स ने तो 1/6 मतलब वो 1/3 मतलब 25% टैक्स लगा दिया था फार्मर्स के ऊपर, कुछ ने 40% लगाया था, कुछ ने 50% भी इवन लगाया हुआ था। हाँ, ठीक है। वही बात है, इतना बड़ा चीज़ बनाने के लिए क्या चाहिए? इनॉर्मस लेबर चाहिए, ठीक है? थाउज़ेंड्स ऑफ मैन चाहिए, वुमेन चाहिए, चिल्ड्रन चाहिए, सबने काम किया था। न्यू राजास नाउ बिगेन मेंटेनिंग आर्मीज। तो हमने क्या देखा था कि अर्ली वैदिक टाइम में क्या देखा था कि वहाँ कोई परमानेंट आर्मी नहीं होता था, ठीक है? सब अपना नॉर्मली काम कर रहा है, और जब मुसीबत आया फिर या फिर वॉर पे जाना हो, तो सब लोग आपस में काम अपना नॉर्मल छोड़ के आके वॉर लड़ रहा है, ठीक है? तो परमानेंट आर्मी नहीं था। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में के बाद स्टार्ट होता है मैं परमानेंट आर्मी को मेंटेन करना। परमानेंट आर्मी को मेंटेन करना स्टार्ट होता है ना, ठीक? तो महाजनपदास के टाइम में या जनपदास के टाइम में परमानेंट आर्मी को मेंटेन करने का काम शुरू स्टार्ट हुआ, ठीक? अब परमानेंटली मेंटेन करना है तो उसके लिए खर्चा ही बढ़ेगा। तो खर्चा का जुगाड़ कहाँ से होगा? किसानों पे कर्ज बढ़ाओ, मतलब टैक्सेस बढ़ाओ, ठीक है? New Rajas now began maintaining armies. Soldiers were paid regular salaries and maintained by the king throughout the year. टैक्सेस, टैक्सेस का नाम याद कर लेना, बिकॉज ये आ चुका है एक दो बार, ठीक है? As the rulers of the Mahajanpadas were building huge fort, किला बनवा रहे बड़ा बड़ा, बड़ा बड़ा आर्मी मेंटेन कर रहे हैं, तो दे नीडेड मोर रिसोर्सेज एंड दे नीडेड ऑफिशियल्स टू कलेक्ट दीज। पहले क्या होता था कि अर्ली वैदिक पीरियड के टाइम में क्या होता था कि लोग वॉलंटरी टैक्स देते थे, ठीक ना? कि बाली होता था टैक्स, ठीक है? मतलब क्या, वॉलंटरी जाके राजा को लोग देते थे गिफ्ट वगैरह, ठीक है? लेकिन बाद में क्या होता है, वो वॉलंटरी जो गिफ्ट देते थे वो लोग, उसको कंपलसरी बना दिया गया एज अ टैक्स बोल के, अलग-अलग नाम से, ठीक है? लेकिन मतलब अभी के टाइम में समझ सकते हैं हम लोग क्या, कि एक टाइप से जो पहले वॉलंटरी था सिस्टम कि भैया आपको जो मन है आप राजा को दो, ठीक है? बाद में उसको एक ऑफिशियल या परमानेंट सिस्टम बना दिया गया, आपको देना ही देना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि राजा को रिसोर्सेज चाहिए, क्यों? फोर्ट बनवाना है, ठीक है?
आर्मी मेंटेन करना है तो रिसोर्सेज चाहिए। अब वो रिसोर्सेज अगर चाहिए तो वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन के ऊपर तो डिपेंड नहीं हो सकता है ना भाई साहब। उसको रेगुलर चाहिए, तो उन्होंने सिस्टम बनाया, ऑफिसर्स को अपॉइंट किया, ये टैक्सेस कलेक्ट करने के लिए। सो इंस्टेड ऑफ डिपेंडिंग ऑन ओकेशनल गिफ्ट्स bought by people, as in the case of Raja or the Janpadas, they started collecting regular taxes. समझ में आया टैक्सेशन स्टार्ट होने का रीजन? पहले वॉलंटरी था लेकिन बाद में कंपल्सरी कर दिया गया इसको। क्या क्या टाइप का टैक्स था वो देख लेते हैं हम लोग क्या। टैक्सेस ऑन क्रॉप्स वेर द मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ फार्मर्स के ऊपर क्रॉप्स था, तो फार्मर्स के ऊपर टैक्सेस लगा, उनके खेती के ऊपर टैक्सेस लगा, प्लस वो जो जितना मतलब गाय या फिर जो एनिमल्स रखते थे ना, इवन उनके एनिमल्स जितना एनिमल्स रखते थे उसके हिसाब से उनको भी टैक्स लगता था। अगर किसी के पास एक एनिमल है तो उसके हिसाब से उसको टैक्स देना पड़ता था। मतलब जानवर को पालने के लिए भी टैक्स देना पड़ता था, मतलब खेती करने के लिए टैक्स देता था वो लोग, और प्लस जानवर को पालने के लिए भी टैक्स देता था। अगर आपके पास जानवर है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा, खेती कर रहे हो तो टैक्स देना पड़ेगा। बस वहीं राजा और जो नॉबल्स होते थे उनका इनकम पे कोई टैक्स नहीं। वो हम लोग देखेंगे फ्रेंच रिवॉल्यूशन में वो चीज़। खैर यहाँ पे हम लोग देखते हैं अभी, 9 में है वो, क्लास 9 में है वो हिस्ट्री। टैक्सेज ऑन क्रॉप्स वेयर द मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि और कुछ तो था नहीं ना एग्रीकल्चर के अलावा इकोनॉमिक एक्टिविटी में, प्राइमरी सेक्टर ही था मेरा बस। This was because most people were farmers. Taxes was fixed at 1/6 of what was produced. ठीक है, तो भागा जो था वो मेरा टैक्स था। भागा हिंदी वर्ड है, अगर इसको देखते हैं तो एक टाइप से इंग्लिश में इसका मतलब क्या होता है कि कंट्रीब्यूशन, ठीक ना, या फिर मेरा कितना शेयर बनता है वो। तो 1/6 जो था टोटल प्रोड्यूस का वो टैक्सेस होता था मेरा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये समझने का क्या बात है कि 1/6 जो टैक्सेस है ये किसने फिक्स किया? राजा ने फिक्स किया। ठीक है, मतलब क्या कि फार्मर्स का टोटल प्रोडक्शन का 1/6 जो टैक्स है वो राजा को मिलेगा। ठीक, लेकिन बीच में जो ऑफिशियल्स होते थे, ठीक है, वो भी तो कोई दूध के धुले तो होते नहीं थे, ऑनेस्ट तो होते नहीं थे, तो वो लोग भी करप्शन या फिर अननेसेसरी या फिर एक्सटॉर्शन करते ही रहते थे। ठीक है, तो इसके कारण क्या होता कि 1/6 तो ऑफिशियल राजा के पास जाता था, लेकिन बाकी का जो एक्स्ट्रा चार्जेस वसूलता था वो अपना ऑफिशियल्स या फिर लोकल लेवल पे जो होता था वो वसूलता था। मतलब ऑफिशियली टैक्स रेट हाई था, लेकिन उसके साथ-साथ जो चिंटू-पिंटू ऑफिशियल्स थे जो कलेक्ट करते थे टैक्सेस वगैरह, ठीक है? वो भी अपना चाय-पानी लेते ही रहते थे। टैक्सेस ऑन क्राफ्ट, मतलब वो जो कोई जूता बना रहा है, ठीक है? तो उससे अपना टैक्सेस लिया कि भैया आपने ये बनाया है। कोई आप मतलब दूध बेच रहा है तो उससे आपने टैक्स ले लिया, ठीक है? कोई मतलब ब्लैक स्मिथ आयरन का बना रहा है, ठीक है? तो इस टाइप से आपने टैक्स लिया। मतलब क्या, एग्रीकल्चर लेबर के ऊपर और जो आर्टिसंस होते थे उसके ऊपर लेते थे टैक्सेस, जो क्राफ्ट प्रोडक्ट बनाते थे। टैक्सेस ऑन क्राफ्ट्स पीपल एज़ वेल कुड हैव बीन इन द फॉर्म ऑफ लेबर, ठीक है? तो ऐसा आप मतलब टैक्स कैसे होता था कि आप या तो सामान दे दो या फिर मज़दूरी आके करो फ्री में। कुड हैव बीन इन द फॉर्म ऑफ लेबर, अ वीवर और स्मिथ, ठीक है? राजा को फ्री में सप्लाई करना पड़ता था, वो भी एक टाइप का टैक्स हो गया था मेरा। ठीक है, टैक्सेस किस-किस में था देख लेते हैं हम लोग क्या, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि टैक्सेस क्या-क्या चीज़ के ऊपर टैक्सेस देना पड़ता है लोगों को। एग्रीकल्चर के ऊपर टैक्सेस था मेरा, ट्रेडिंग के ऊपर टैक्सेस था मेरा, क्राफ्ट्स पर्सन के ऊपर टैक्सेस था, ठीक है? फिर जो हंटर गैदर करते हैं, आपने इतना शिकार किया, ठीक है ना? आपने इतना चीज़ उठाया, ठीक ना? उसके साथ आपको देना पड़ता है टाइम टू टाइम राजा को, ठीक है? फिर जो जानवर का पाल करते थे, ठीक ना? तो वो लोग भी देते थे जो जानवर को पालते थे, ठीक? तो जो टैक्स लिया जाता था वो क्या कैश में भी होता था, गुड्स में भी होता था कि जो आपने जैसे जानवर आपने मान लो कि 20 जानवर आपने मारा, ठीक ना? तो 10 जानवर आपका टैक्स हो गया कि राजा को 10 जानवर दे दो। या मान लो आपने 20 मछली पकड़ के लाया तो 10 मछली राजा का हो गया। ठीक है? इस तरह टैक्स होता था। या तो कैश में भी हो सकता था या गुड्स में भी हो सकता था या फिर सर्विस में भी, ठीक है? कि अगर अरे वाह! आप इतना अच्छा आर्ट बनाते हो तो एक काम करो, आप 1 महीना में आपको सर्व करना पड़ेगा राजा को एज़ अ टैक्स। इस टाइप का भी होता था। Herders were also expected to pay taxes in the form of animals and animal produce, ठीक? तो जितना दूध वो लोग निकाल रहा है या फिर जितना अंडा निकाल रहा है उसका कुछ शेयर देना पड़ता है राजा को एज़ अ टैक्स। तो टैक्सेस ऑन गुड्स दैट वर ब्रॉट एंड सोल्ड थ्रू ट्रेड, तो उसके ऊपर टैक्स होता था। जैसे आज के टाइम में होता है ना जीएसटी वगैरह, तो उस टाइम में भी अपना उनका टैक्स सिस्टम था, ठीक है? तो उस समय हंटर्स वगैरह को भी देना पड़ता था। अब देखो इस टाइम में एग्रीकल्चर में क्या चेंज आया? अभी तक हमने क्या देखा था कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था मेरा, वो क्या था ब्रॉन्ज एज था, ठीक है? उसके बाद मेरा वैदिक सिस्टम स्टार्ट हुआ, ठीक है? अब जनपदास के टाइम में क्या होता है? अब क्या होता है महाजनपदास के आते-आते क्या होता है कि मेरा पहले क्या था ब्रॉन्ज एज में थे हम लोग, अब क्या जाते हैं हम लोग आयरन एज में आ जाते हैं। ठीक है? अब देखो आयरन एज स्टार्ट होने का या फिर कोई भी एज स्टार्ट होने का कोई पर्टिकुलर डेट नहीं होता है, ठीक है ना? हम लोग क्या होता है उस समय जो टूल्स यूज़ होता है उसके हिसाब से हम लोग समझते हैं, ठीक?
तो महाजन क्लास के टाइम में क्या होता है, आयरन एज में हम लोग आ चुके होते हैं, या वैदिक के लास्ट लास्ट में ही हम लोग आयरन एज में आ गए होते हैं, ठीक है। मतलब कि अब आयरन का यूज स्टार्ट हो चुका है सोसाइटी के अंदर। अब क्या होगा, आयरन का अगर यूज स्टार्ट हो चुका है, तो अब देखो, आयरन का टूल बनना स्टार्ट हो गया। अब आयरन के टूल से क्या होगा, कि पहले आप अगर आप लकड़ी से खोद रहे हो जमीन, ठीक है, उसके कंपेयर में अगर आप आयरन का टूल से या फिर लोहा से जमीन खोदोगे तो ज्यादा डीप तक जाएगा, गड्ढा होगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? हेलो? हेलो? यस सर। हाँ, लकड़ी का अगर मान लो लकड़ी के टूल से तो आप खोद रहे हो जमीन, ठीक है ना, आयरन के टूल से खोद रहे हो, तो आयरन का टूल ज्यादा गहरा खुदाई करेगा जमीन को, ठीक है। तो मतलब क्या कि पहले कंपेयर में क्या था, किसान जो थे आयरन टूल का यूज करके, आयरन प्लग शेयर का यूज करके क्या होता था, और अंदर में जमीन के और अंदर में बीज डाल सकते थे। अब जमीन के जितना अंदर बीज जाएगा उतना अच्छा उसका ग्रोथ होगा, ठीक है, उतना अच्छा प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगा उसका, क्योंकि इतना अच्छा मॉइस्चर मिलेगा, सब कुछ उसको मिलेगा। क्लियर है? तो इससे क्या हुआ, आयरन के कारण एग्रीकल्चर का क्या हुआ, प्रोडक्टिविटी बढ़ा मेरा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? आयरन के कारण एग्रीकल्चर का प्रोडक्टिविटी बढ़ा मेरा। क्लियर है ये चीज? क्यों बढ़ा वो समझ लो, क्योंकि बुक में बढ़ा वो लिखा रहेगा, लेकिन रीजन समझ में नहीं आएगा तो फिर बाद में रटने लगोगे बैठ के। इस चीज क्लियर हुआ मैंने बोला जो भी? हाँ, क्लियर हम्म? हेलो? हो गया भाई। ठीक है। दूसरा, अब देखो आयरन का टूल आ गया, तो अब मेनली क्या है कि आराम से बड़े लेवल पे फॉरेस्ट काट के उसको एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट किया जा सकता था, ठीक है। तो डिफोरेस्टेशन बढ़ा, मतलब क्या, एग्रीकल्चर लैंड बढ़ा मेरा, क्यों? क्योंकि फॉरेस्ट को आराम से क्लियर किया जा सकता था और एग्रीकल्चर लैंड में कन्वर्ट किया जा सकता था, ठीक है। तो मतलब क्या, एक तो एग्रीकल्चर लैंड जो है वो इंक्रीज हुआ मेरा, बिकॉज आयरन के टूल की हेल्प से हम इजिली फॉरेस्ट फॉरेस्ट को बड़े लेवल पे काट सकते हैं। सेकेंड, आयरन के टूल से हम लोग क्या कर सकते हैं, अर्थ के डीप में बीज डाल सकते हैं, ठीक है। तो उससे क्या प्रोडक्टिविटी मेरा बढ़ेगा, उसको न्यूट्रिशन मिलेगा, ठीक है। तो इन दोनों दोनों रीजन के कारण क्या प्रोडक्टिविटी भी मेरा बढ़ा, और प्लस ज्यादा लैंड भी हुआ, मतलब लैंड भी ज्यादा हो गया पहले के कंपेयर में, और डीप में हमारा मतलब फार्मिंग भी प्लग शेयर भी अच्छा हो गया, ठीक है। तो इसके कारण क्या हुआ, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी मेरा बढ़ा, ठीक है। अब क्या हुआ, सोसाइटी के अंदर एग्रीकल्चर सरप्लस हो गया। अब एग्रीकल्चर का सरप्लस होगा सोसाइटी के अंदर, इसका मतलब क्या, कि जो नॉन एग्रीकल्चर लोग हैं उनके लिए भी अब सफिशिएंट एग्रीकल्चर मतलब कमोडिटीज हो रहा है, तो वो लोग आराम से कोई और इकोनॉमिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो सकते हैं, ये बिना सोचे कि भैया हम लोग क्या खाएं क्या नहीं खाएं, क्योंकि पहले के टाइम में क्या था, लोगों को अपना खाने का जुगाड़ खुद करना पड़ता था। बट क्योंकि अब एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में बढ़ गया है, एग्रीकल्चर सरप्लस आ गया, तो लोग उस सोच से अब चिंता होकर अपना काम कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल ले, सिटी के में क्या होता है, जैसे मान लो सिटी में कोई है, एग्जांपल मान लो कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ठीक ना, उसको तो सोचना नहीं पड़ता है भाई साहब मैं क्या खाऊंगा क्यों नहीं खाऊंगा, वो तो खेती करता नहीं है, लेकिन तब भी उसको खाना मिलता है कि नहीं मिलता है। तो सेम चीज वहां पर भी हो गया था। इसी ने क्या हुआ कि एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर जो मेरा ये प्रोडक्शन मेरा बढ़ा, इसी इसी के बाद से मेरा सोसाइटी के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर या डाइवर्स इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टार्ट हुआ। तो आयरन ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। अब प्लस ये 2 चीज़ तो हुआ ही, साथ में क्या हुआ, आयरन से क्या हुआ कि आप जो वेपन्स वगैरह भी आप बनाओगे, ठीक ना? जो भाला वगैरह बनाओगे, तो उससे क्या होगा कि वॉर वगैरह में पहले कंपेयर में आप ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव वॉर हो गया मेरा, ठीक है? प्लस जो बॉडी आर्मर वगैरह हो गया, वो भी बनना स्टार्ट हो गया, तो आर्मी के अंदर भी यूज़ हुआ आयरन्स का टूल्स वगैरह बनाने में, ठीक? ग्रोइंग यूज़ ऑफ आयरन प्लग शेयर, more grain could be produced, people began transplanting paddy. This led to increased production as many more plants survived. Generally, slave people and women, dasa and dasis, and landless agricultural laborer had to work on to this work. तो मतलब खेत में मजदूरी वही लोग करता था, जिसको हम लोग शूद्रास कैटेगरी में डालते हैं। तो रिवर्स सच एज, अब मगधा का एग्जांपल है, क्योंकि मगधा सबसे लास्ट में हमारा सबसे पावरफुल इमर्ज होकर निकला था, ठीक है, मगधा एम्पायर। तो ऐसा क्या क्या लोकेशन था जिसने हेल्प किया मगध को सुपर पावर बनने में एक टाइप से, ठीक। तो सबसे पहला क्या था, इसका ज्योग्राफिकल लोकेशन, क्योंकि मेरा मगध जो है कहाँ पर है, ये बिहार में यहाँ पर है, नॉर्थ बिहार में खासकर, ठीक है। नॉर्थ बिहार में क्या है कि बहुत सारा रिवर है मेरा, ये रहा मगधा, ठीक है। तो
बहुत सारे देखो यहाँ पे बहुत सारे रिवर है, गंगा इधर से ये आ रहा है, घाघरा आ रहा है, ठीक, कोसी आ रहा है, बहुत सारे रिवर है यहाँ पे, ठीक है। तो मतलब क्या, रिवर है तो सिंपल सा मतलब क्या कि आसपास का जो एरिया का जो वो होगा, वो इजिली इस पर अटैक नहीं कर पाएगा, बिकॉज पूरा आर्मी को उसको रिवर क्रॉस करना पड़ेगा लेकर, जो कि इजी नहीं था, ठीक ना, पूरा घोड़ा में बैठ के रिवर क्रॉस करे, वो इजी टास्क नहीं था। तो कहीं ना कहीं इसका ज्योग्राफी ने क्या क्या किया, इसका जो रिवर का आसपास का जो एरिया था, इसको एक प्रोटेक्शन दिया, सिक्योरिटी दिया। क्लियर है कि कोई इजिली इसके ऊपर अटैक ना कर सके। सेकंड क्या, इजिली वाटर का अवेलेबल था, यहाँ पर रिवर है, वाटर अवेलेबल, इसका मतलब क्या, एग्रीकल्चर के लिए, इरिगेशन के लिए सफिशिएंट वाटर था इसके पास, प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन अच्छा होगा, ठीक है, ठीक है। वाटर का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, ठीक ना। तो वो जो रिवर था, ठीक है, रिवर ने क्या किया, इसको सेफ्टी एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाया पहले। सेकंड, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हुआ यहाँ का, ठीक है। थर्ड, अब रिवर है, रिवर में आराम से बोट तैर सकता है, तो ट्रेडिंग के लिए भी आराम से यूज हुआ, तो इकोनॉमी में ट्रेडिंग भी प्रमोट हुआ यहाँ पे, अब ट्रेडिंग भी बहुत अच्छा, मतलब एक टाइप से यहाँ पे इम्प्रूव हुआ, ठीक है। उसके बाद ये जो मगध का रीजन देख रहे हो क्या, यहाँ पे आज के टाइम में क्या, छोटा नागपुर एरिया, जो कि रिसोर्सेज के लिए बहुत फेमस है, जैसे यहाँ पे कोल, आयरन माइंस था, ठीक है। तो माइन से इजिली उनको आयरन मिल रहा है, जिसके लिए वो, जिससे यूज करके वो लोग टूल्स बना सकते हैं और वेपन्स बना सकते हैं लड़ने के लिए। बाकियों के पास उतना वेपन्स नहीं था या फिर उतना टूल्स नहीं था, तो ये आर्मी में भी हेल्प किया आयरन ने इनका, ठीक है। और चीज क्या, जंगल साफ करके लैंड को एक्सपेंड करने में तो किया ही किया, ठीक है। तो ये 5-6 रीजन था इंपॉर्टेंट, ठीक है, जिसके कारण मगधा के पास, मगधा का जोग्राफिकल लोकेशन, ठीक, रिवर का जो वो मतलब फ्लो था वो, ज्योग्राफिकल लोकेशन हो गया, वाटर हो गया, रिवर हो गया, ठीक है। और प्लस जो रिसोर्सेज उसको मिला, मिनरल रिसोर्सेज, इन तीनों ने इनको हेल्प किया एक टाइप से सुपर पावर बनने में, क्योंकि बाकी सब रीजन के पास इतना कुछ नहीं था। ये क्वेश्चन आया हुआ है वैसे, कि व्हाट वाज द फैक्टर जिसने मगध को हेल्प किया सुपर पावर बनने में। हाँ, तो rivers such as Ganga, Son flow through Magda. This was important for transport, water supplies, making the land fertile. Parts of Magda were forested. और फॉरेस्ट जो था उस वहां से क्या हुआ, हाथी वगैरह उनको मिल गया, ठीक है, जो फॉरेस्ट का एरिया था वहां पे, तो मगधा के पास, तो उससे हाथी वगैरह मिल गया, तो हाथी वगैरह पर आराम से वो लोग आर्मी के टाइम में मार्च करने में यूज कर सकते थे। Elephants, which lived in the forest, could be captured and trained for the army. Forest also provided wood for building houses, carts, and chariots. There were iron ore mines in the region that could be tapped to make strong tools and weapons. जैसे मैंने बताया, तो मैं बता एक्सप्लेन पहले कर देता हूँ, टेक्स्ट में बाद में बताता हूँ पढ़ के, जिससे क्लियर हो जाए टेक्स्ट पढ़ते टाइम। तो पावरफुल रूलर्स बिम्बिसार, उसके बाद क्या था, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, कि रिसोर्सेज उतना ज्यादा यूजफुल नहीं होगा, कोई आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज है, लेकिन जब तक आपके पास मैन पावर नहीं होगा, उन सारे रिसोर्सेज को अच्छे तरीके से यूज करने वाला पर्सन नहीं होगा, तब तक सभी रिसोर्सेज बेकार है मेरा, ठीक है। तो लास्ट में क्या आता है कि मतलब बहुत अच्छे अच्छे विजनरी रूलर्स हुए वहां पे, ठीक है, जैसे बिम्बिसारा हो गया, अजात शत्रु हो गया, और बहुत सारे उनके मंत्री लोग भी हुए, जैसे चाणक्य हो गए, विष्णुगुप्त हो गए, ठीक ना, उन्होंने भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया उसको मतलब सुपर पावर बनाने में। तो पावरफुल रूलर्स बिम्बिसारा, अजातशत्रु, हु यूज्ड ऑल पॉसिबल मीन्स टू कनकर अदर जनपद्स, ठीक है। तो इन सारे रिसोर्सेज को यूज करके वहां के जो राजा थे बिम्बिसारा ने, अजातशत्रु ने, ठीक है, अपने मंत्रियों के साथ मिलकर अपना एरिया को एक्सपेंड किया। तो रिवर्स ने कैसे, उसका ज्योग्राफिकल लोकेशन ने कैसे हेल्प किया देख लेते हैं रिवर्स करके। रिवर्स ने क्या क्या प्रोवाइड करवाया, ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करवाया, इरिगेशन प्रोवाइड करवाया, ट्रांसपोर्टेशन दिया, डिफेंस दिया रिवर ने, ठीक है। फॉरेस्ट ने वुड प्रोवाइड करवाया, एलिफेंट करवाया, रिसोर्सेज दिया। आयरन और माइंस ने वेपन्स दिया। पावरफुल रूलर जो थे और इंटेलिजेंट मिनिस्टर्स थे उसके पास, मगध के पास, स्ट्रेटेजिक लोकेशन था कैपिटल का। जैसे राजगिरा जो इसका कैपिटल था, वो आसपास 4 या 5 पहाड़ी से घिरा हुआ था, मतलब 4-5 पहाड़ के बीच में था ये कैपिटल। तो नेचुरल सा बात है कि इसके ऊपर अटैक होने का चांसेस ऐसे ही कम हो गया। एक तो रिवर आसपास है, ऊपर से आसपास इतना सारा पहाड़, तो अटैक कौन करेगा यहाँ पे? क्लियर है? तो ये सारा फैक्टर था जिसने कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया मगध को विनर बनने में या सुपर पावर बनने में। फिर क्या होता है, अलेक्जेंडर अटैक करता है इसके ऊपर, ठीक है। तो तुम, हाँ देखो समझ ही लो फिर। मगध एम्पायर बन गया, ठीक है, मगध एम्पायर बना तो उसके ऊपर बहुत सारे डायनेस्टी रूल करता है, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ नाम नहीं दिया इसलिए मैं ज्यादा उतना डिटेल में नहीं जाऊंगा, ठीक है। तो एक हरियनका डायनेस्टी होता है, एक सुंगा डायनेस्टी होता है, ठीक है। तो ये जो अजात शत्रु या बिम्बिसारा जो थे ना, वो हरियनका डायनेस्टी के थे। इन डायनेस्टी का एक बहुत ही यूनिक चीज ये रहा ना,
ये जो अजातशत्रु या बिंबिसारा है ना, ये 3-4 रूलर थे यहाँ पे, ठीक ना? बिंबिसारा था, अजातशत्रु था, उदयन था, ठीक है? ये जो तीनों है मेरे, ये हर्यंका वंश के थे, डायनेस्टी, हर्यंका डायनेस्टी के थे, ठीक है? इनमें सबसे यूनिक बात ये रहा ना कि इसने ये इसका पिता था, ये इसका पिता, ठीक ना? इसने इसको मारा, ये राजा बना, इसने इसको मारा, ये राजा बना। मतलब क्या? इसलिए इसको क्या कि पितृ हत्या डायनेस्टी भी कहते हैं हिंदी में, क्योंकि इसका जो राजा होता था ना, वो अपने पिता को मार के राजा बनता था। क्लियर है? मतलब 2 बार 2-3 कंटिन्यूअसली यहाँ पे हुआ। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या, ये जो पर्सन है मेरा बिम्बिसारा ना, ठीक है? ये क्या था? ये कॉन्टेम्पोरेरी था, मतलब इसके लाइफ टाइम में ये गौतम बुद्धा भी थे और अ, महावीर भी थे। क्लियर है? तो क्वेश्चन आ भी चुका है बहुत बार कि कॉन्टेम्पोरेरी कौन था गौतम बुद्ध और महावीर के, तो बिम्बिसारा था। मतलब कंटेम्पररी मतलब उसके लाइफ टाइम में ये दो उसने अपने लाइफ टाइम में इन दोनों को देखा था, मतलब उनका जो मतलब बिम्बिसारा तब महावीर जैन जो थे, ठीक ना? उनका जो लाइफ टाइम था, ठीक है? और जो गौतम बुद्ध था उनका जो लाइफ टाइम था ना, तो उनके आसपास का ही लाइफ टाइम इसका भी था, मतलब उसी टाइम पीरियड में इन तीनों थे। हाँ, तो ये सब डायनेस्टी होता है, तो अल्टीमेटली क्या होता है जब मगध के ऊपर, ठीक है? मगध के ऊपर मेरा जब नंदा डायनेस्टी का रूल होता है, नंदा डायनेस्टी का, तो उसका लास्ट रूल होता है मेरा धनानंद, ठीक है? अब क्या होता है उस समय, क्या होता है कि यूरोपियन कंट्रीज में एक बंदा निकल के आता है, अलेक्जेंडर, तो उसका ये बोलना होता है कि मैं ईस्ट में जाऊंगा, ईस्टर्न साइड को विन करूंगा, ठीक है? वो आ जाता है इंडिया के बॉर्डर में, तक्षशिला भी जीत लेता है, ठीक है? लेकिन इंडिया बॉर्डर आने के बाद क्या होता है कि उसका आर्मी इतना ज्यादा एग्जॉस्ट हो गया था कि पूरा डेजर्ट एरिया से, पूरा यूरोप से आते आते यहाँ तक आ रहा है, ठीक है? तो बीस जो रिवर है मेरा, ठीक ना, बीस रिवर, उसको क्रॉस करने से उसके मतलब आदमियों ने मना कर दिया, ठीक है? तो बहुत कुछ हुआ वहां पे। तो बाद में फिर अलेक्जेंडर ने खुद डिसाइड किया कि नहीं, मेरा आर्मी साथ नहीं दे रहा है जाने के लिए, ठीक है? और से भी आर्मी मेरा बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो गया है इतना सारा वॉर लड़के, इसलिए हम वापस जाते हैं, ठीक है? तो अलेक्जेंडर वापस जाने लगता है, ठीक, लेकिन क्या होता है कि जो एरिया उसने वहां पर तक्षशिला के आसपास जीता था, उसको अपने मतलब जो उसके आर्मी जनरल्स होते हैं उनके बीच में डिवाइड कर देता है, ठीक है? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? क्योंकि ये जो मैं बता रहा हूँ ना, वो आगे आने वाले में राजपूत वो हो गया, ठीक है? ये सब हो गया मेरा हुन्स हो गया, ये सब मैं कहाँ समझ में आएगा कि वो लोग कहाँ से आया, ठीक है? कुशानाज हो गया, समझ में आया कहाँ से आया। तो अलेक्जेंडर आया, ठीक, उसने 20 रिवर तक कंट्रोल कर लिया अपना, ठीक है? लेकिन बाद में क्या होता है कि उसका आर्मी को पता होता है कि उसका आर्मी को डर लगता है कि नहीं, नंदा एम्पायर जो इंडिया में है वो बहुत ही पावरफुल है, इसलिए उसका आर्मी को कहीं न कहीं वो मना कर देता है लड़ने से। और कहीं न कहीं क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा पूरा यूरोप से लड़ते हुए आ रहा है ना वो, तो आर्मी तो पूरा एग्ज़ॉस्ट हो गया, ठीक है? ये सब भी हो गया था और आर्मी पावर भी उसका रिड्यूस हो गया था। तो इसलिए क्या होता है, बाद में अलेक्जेंडर ये डिसाइड करता है कि भैया हमको नहीं लड़ना है, हम वापस जाएँगे, ठीक है? अपने कंट्री में वापस जाएँगे, बिकॉज़ मेरा आर्मी चाहता है अब घर जाना, ठीक है? घर वापसी चाहता है क्योंकि बहुत टाइम हो गया है, ठीक है? तो लेकिन ऐसा तो नहीं जो एरिया जीत गया उसको छोड़ के चला जाएगा खाली करके। तो उसने क्या किया, जो एरिया उसने जीता था उसको अपने गवर्नर्स के बीच में डिवाइड कर देता है और अपने आर्मी के साथ वापस जाने के लिए निकल देता है, ठीक है? लेकिन बीच रास्ते में उसको बिकॉज़ ऑफ सम डिजीज़ डेथ हो जाता है उसका, अलेक्जेंडर का, ठीक? इसका मतलब क्या कि अलेक्जेंडर और इंडिया का जो मगध एम्पायर था उसके बीच में कभी भी कोई वॉर नहीं हुआ था। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? उसके आर्मी ने मना कर, मतलब वो खुद वॉलंटरी बिना लड़े वापस जाने के लिए तैयार हो गया था, ठीक है? क्लियर है? क्योंकि अभी जहाँ कंट्रोवर्सी चल रहा है बिकॉज़ किसी पॉलिटिशियन ने ये कहा है कि नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य ने अलेक्जेंडर को डिफीट किया था, ठीक है? तो ऐसा नहीं था। तो चंद्रगुप्त मौर्य तो एक छोटा-सा कंट्री का राजा भी नहीं था, उस समय नंदा डायनेस्टी का रूल था, ठीक है? लेकिन नंदा डायनेस्टी का जो रूल था बहुत ज़्यादा अनपॉपुलर था, क्योंकि सेंट्रलाइज़ सिस्टम था, ऑटोक्रेसी था, इसलिए क्या हुआ कि उसके बहुत सारे जो छोटे-मोटे अगेंस्ट में जो किंगडम थे ना, उसके साथ मिलके बाद में नंदा डायनेस्टी को नंदा का जो रूलर था धनानंद को, उसको रिप्लेस करता है। लेकिन वो सब अलेक्जेंडर के जाने के बाद होता है, तो वापस चला गया होता है। तो मतलब क्या, अलेक्जेंडर ने इंडिया के अंदर कोई भी युद्ध नहीं लड़ा था। Hmm. Alexander. Alexander conquered parts of Egypt and West Asia and came to the Indian subcontinent, reaching up to the bank of the Beas, where he waited to march further eastward. His soldiers refused. They were scared as they had heard
दैट द रूलर ऑफ इंडिया हैड वास्ट आर्मी ऑन फुट एंड इतना से वापस ले जाता है वो। ये तो हमने बात कर लिया मगध का, जो कि कहीं ना कहीं एक सेंट्रलाइज सिस्टम का एग्जाम्पल था हमारा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एक जो हमने क्या देखा था कि मैं महाजनपरास के अंदर दो टाइप का सिस्टम था ना, एक सेंट्रलाइज था, एक रिपब्लिक था। एक एग्जाम्पल देखा किसका, सेंट्रलाइज का देखा मगध। अब देखते हैं रिपब्लिक का, जो कि वाजी था। वाजी विथ इट्स कैपिटल एट वैशाली। तो वाजी जो था इसका कैपिटल क्या था मेरा, वैशाली था। जैसे मगध एम्पायर जो था, मगध एम्पायर का कैपिटल क्या था, पाटलिपुत्र। उसी तरह वाजी का जो कैपिटल क्या था मेरा, वैशाली, जो कि बिहार में है। दोनों एक ही जगह था, मगध वैशाली आसपास ही था। हम्म। तो वाजी वॉज अंडर अ डिफरेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नॉन एज घना संघ। रिपब्लिक फॉर्म मतलब संघ का मतलब क्या होता है, बहुत सारे लोग ग्रुप बना के रूल कर रहे हैं, मतलब पावर वहां पर डिस्ट्रीब्यूट था। इन अ घना संघ there were not one but many rulers, sometimes even hundred thousands of men ruled together. Each one was known as raja. They also meet in assemblies and decide what had to be done and how. तो डिसीजन डिबेट, तो आपस में डिस्कशन डिबेट करके, ठीक है, वो लोग करते थे। इसलिए तो सुना होगा ना बहुत सारा क्या, कि वर्ल्ड का पहला डेमोक्रेसी जो स्टैब्लिश हुआ था कहाँ हुआ था, वैशाली में हुआ था। सुना होगा, बहुत जो पढ़ा होगा, तो उसी का ये चीज है। लेकिन ये कितना था नहीं था उसका मतलब, कितना बात सुना था नहीं सुना था, उसके अंदर लोगों का इन्वॉल्वमेंट कितना था नहीं था, वो सब डिबेटेबल है। इसलिए ये बोलना कि नहीं, ये वाजी जो था वो वैशाली जो एग्जाम्पल ऑफ डेमोक्रेसी था, ये सब बोलना गलत होगा, ठीक है। रिपब्लिक बोल सकते हैं, रिपब्लिक का अच्छा एग्जाम्पल था क्योंकि मोर देन वन रूलर था, ठीक है, लेकिन इसको डेमोक्रेसी बोलना सही नहीं होगा। However, women, dasas and कर्माकर्स could not participate in these assemblies। आ ही गया, ठीक है, इन सब का पार्टिसिपेशन वहां पे नहीं होता था, तो इसको डेमोक्रेसी तो बोल नहीं सकते हम लोग, ठीक है। बोथ द बुद्धा एंड महावीरा बिलोंग टू द गना संघ, जो मैं बता दिया ऑलरेडी। ये तो कुछ फॉरेन कंट्री, ये चैप्टर भी मेरा कंप्लीट हो गया।